संदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में 7,000 से अधिक फर्जी बीपीएल कार्डधारी धीमी रफ्तार से काटे जा रहे नाम। कई पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा योजना का लाभ। भूख हड़ताल पर बैठी एक आंगनबाड़ी सहायिका हुई बेहोश। अस्पताल पहुंचाने नहीं पहुंची पुलिस, ड्यूटी डॉक्टर ने भी नहीं दिया रिस्पॉन्स। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में भारी रोष। वारासिवनी की बड़ी नहर में गंदगी का अंबार, जल संरक्षण को भूले अधिकारी। एक सप्ताह से लापता व्यक्ति की फांसी पर लटकी मिली लाश। और साईनाथ को लगाया गया 56 भोग, हजारों भक्तों ने ग्रहण किया महाप्रसाद। 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का समापन। और अब समाचार विस्तार से। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों को बीपीएल कार्ड के माध्यम से शासन के द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जा रहा है, लेकिन आवास हितग्राहियों का सर्वे सूची में नाम दर्ज होने और पोर्टल में नाम होने के कारण इन गरीबों को शासकीय योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। ऑनलाइन नाम दर्ज न होने के कारण दिव्यांग भी शासकीय योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। ग्रामदेवरी के दिव्यांग नटवर लाल नागवंशी ने बताया कि 1 वर्ष पहले ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के तहत उसके परिवार का बीपीएल कार्ड बनाया गया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी उसे राशन दुकान की दुकान से एक अन्न का दाना भी प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि शासकीय दफ्तरों के चक्कर लगाने को वह मजबूर है। 2016 में जो ग्रामोदय से भारत उदय अभियान चला था, उसमें मेरा कार्ड बना था गरीबी रेखा का। कार्ड तो बन गया। सदस्य आपके? हाँ, 4 सदस्य। 4 सदस्य। हाँ, एक पुत्री है और एक पुत्र है। कौन सा कार्ड बना था? सर, ये गरीबी रेखा वाला। गरीबी रेखा। हाँ, नीला कार्ड। अब क्या समस्या आ रही है? अब समस्या ये है कि खाद्य पर्ची नहीं है तो राशन मिल नहीं रहा ना। खाद्य पर्ची के बगैर कहाँ राशन मिलता है। लगभग कितने साल है? वही 2016 से भी, ये 2017, 2000 अप्रैल से 2017, 1 साल तो वो हो गया और ये इतने दिन, मतलब 1.5 साल करीब समझ लीजिए। कितना परसेंट है आपको विकलांगता का? विकलांगता का तो मेरा 95%। 95%। तो क्या सचिव वजह से बात होती रही मेरी, तो वो लोग भी दिलासा देते रहे कि हाँ चलो बन जाएगा, हो जाएगा, आ जाएगा, मिल जाएगा। तो चलो, यानी 1.5 साल तक केवल आपको दिलासा दिया गया। जनपद पंचायत कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील कार्यालय से एक सूची प्राप्त हुई है, जिसमें करीब 34 ग्राम पंचायतों के अपात्र हितग्राहियों के नाम पोर्टल से हटाए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिस पर कार्यवाही करते हुए 129 अपात्र हितग्राहियों के नाम पोर्टल से हटाए गए हैं। वहीं 600 अपात्र हितग्राहियों के नाम पहले ही पोर्टल से हट चुके हैं। सिर्फ सूची में ही इन लोगों के नाम दर्ज हैं। दूरभाष पर चर्चा के दौरान प्रभारी खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी गोविंद दुबे ने बताया कि अपात्र हितग्राहियों को चिन्हित किया गया है। करीब 7,500 अपात्र हितग्राहियों के नाम हटाने की कार्यवाही की जा रही है। नाम पोर्टल से हटने के साथ ही पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़े जा सकेंगे और उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। वहीं दिव्यांग नटवर लाल की समस्या के संबंध में प्रभारी खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी श्री दुबे ने कहा कि बीपीएल हितग्राहियों के अलग अलग 25 कैटेगरी हैं। दिव्यांग किस कैटेगरी में आता है उसे देखकर दिव्यांग को शासकीय योजना का लाभ दिलाया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा 1 महीने से की जा रही हड़ताल के बाद उन्होंने बुधवार से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। पहले दिन 4 कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठी थी। रात करीब 11 बजे भूख हड़ताल पर बैठी एक सहायिका पुष्पा भौंडे की तबीयत बिगड़ गई। उसे कार्यकर्ताओं ने ही अस्पताल पहुंचाया। यहां ड्यूटी डॉक्टर द्वारा बेहोश हुई सहायिका का उचित इलाज नहीं किए जाने पर इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गहरा आक्रोश जाहिर किया। रात में ही खबर मिलने पर पूर्व पार्षद अनिल सोनी अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने इनके आंदोलन को सही बताते हुए सरकार से इनकी मांग पूरी करने की मांग की। इधर रात में बेहोश सहायिका को अस्पताल तक पहुंचाने में पुलिस सहायता नहीं मिलने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ ने नाराजगी व्यक्त की और गुरुवार को रैली निकालकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। इस पर तहसीलदार SR वर्मा और नगर निरीक्षक प्रशांत यादव भी वहां पहुंचे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से चर्चा करनी चाहिए, लेकिन इन कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने की बात कहते हुए SP कार्यालय के समक्ष ही डटी रहीं। बाद में CSP मोनिका तिवारी वहां पहुंची। तब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल स्थल पर पुलिस बल के न होने पर आक्रोश जाहिर किया।
और लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। कॉल किया, लैंडलाइन में कोई रिसीव नहीं किया। मैडम अब हम छोटे से सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे ना, डायरेक्ट आपको हमें फ़ोन करने का अधिकार नहीं है ना। मैडम अब जब समय बीत गया, हमारी महिला इतनी सीरियस होगी, रात में अगर उसकी मौत हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन था? बताइए आप मुझे, बताइए आप मुझे इस बात का। आप भी एक महिला, मैं भी एक महिला हूँ। आज हम यूनिफॉर्म पहन के बीच पंडाल में सुरक्षित नहीं है, तो कल हम सिविल में घूमेंगे तो क्या सुरक्षित रहेंगे? अगर रात बेरात हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो जाए या पति भाई की तबीयत खराब हो जाए तो हम किस हालत में बालाघाट से निकल के जाएंगे? आपका पुलिस बल क्या कर रहा है? आप मुझे जवाब दीजिए मैडम। 10 दिन से हम गुहार लगा रहे हैं। 3 दिन पहले हमने एसपी साहब से गुहार लगाई कि 1 महीने से हमारे पति, मैंने जहाँ तक दिया हमने 100 डायल 3 बार किया, 100 डायल ने 4थे नंबर पे हमने अननोन नंबर पे 100 डायल किया, तब 100 डायल आई। 108 एम्बुलेंस को हमने कॉल किया, 108 एम्बुलेंस ने। आप बताइए ऐसी हालत में हम क्या करें? कल पुलिस महिला बल उपलब्ध नहीं करेगी ज्ञापन। मैडम ज्ञापन उस बात की नहीं है, कंडीशन ये है पुलिस बल को लेकर नाराज। हाँ, मैं तो पुलिस बल को लेकर। और दूसरी बात, एसपी कार्यालय के बाद सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां जमकर नारेबाजी करते हुए उन्होंने अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें जिला अस्पताल में लापरवाही बरतने वाले ड्यूटी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की गई। संघ के अध्यक्ष योगिता कावड़े ने बताया कि एक सहायिका के बेहोश होने पर पुलिस प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। ताल पे है और कल से हम लोग आमरण अनशन पे, जिसकी सूचना हमने सारे आला अधिकारी को दे दी थी। फिर भी 8 दिन से हमने पुलिस कांस्टेबल को हमने मांगा था कि हमें रात्रिकालीन जो हमारी 50 कार्यकर्ताओं का जत्था रहता है तो हमें सुरक्षा पुलिस महिला बल चाहिए। आज तक टीआई साहब को इसके सामने नहीं दिया। कई बार ऐसे रात में उपद्रवी तत्व के लोग आए, दिन में हमने टीआई हम लोग लगातार 1.5 महीने 1.25 महीने से ऊपर होने जा रहा है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। जो 10 दिन से हमारी भूख हड़ताल जारी है और आमरण अनशन भी जारी है। कल रात 11:20 में हमारी एक सहायिका पुष्पा भोंडे जो बेहोश हो गई, बिल्कुल हाथ पैर पूरे टोटल ठंडे हो गए, जिसमें हमने सारे आला वरिष्ठ अधिकारी, एम्बुलेंस, मुख्यमंत्री ये जो सीएम हेल्पलाइन फोन है उसमें सारे कॉल करे, हमें कहीं से सुविधा नहीं मिली। जब हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो स्ट्रेचर में भी हमने लेटाया गया, डॉक्टर के द्वारा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला गया और ना ही उसकी जांच की गई। जबकि हम भूख हड़ताल और आमरण अनशन का मतलब ये होता है कि पंडाल में 12 घंटे में एक बार डॉक्टर आता है, महिला पुलिस कांस्टेबल बल लगता है, ना कि टीआई साहब ने हमारा फ़ोन उठाया और ना ही कंट्रोल रूम में किसी ने हमारा फ़ोन उठाया, जिससे सारी समस्त महिला लोग से बदतमीजी से पेश आ रहा था। तो ये शासन प्रशासन की शर्मनाक बात है, जब आए दिन जो घटना घट रही है, कई प्रकार की दिक्कत हो रही है महिला लोग को, शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और हम लोग कई प्रकार के सिर्फ रैली निकाल रहे हैं, बार बार सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद ही प्रशासन पर जाग नहीं रहा है। तो इसके लिए भी समझ में नहीं आ रहा हम कौन सा कदम उठाए। तो हम लोग बार बार रैली निकालना बंद करेंगे और अभी जो टीआई के खिलाफ जो कार्रवाई करने की जो बात की है, तो महिला जो दीदी लोग की इसकी मांग पूरी होना चाहिए। और जो वहीं अपर कलेक्टर श्री मरकाम ने कहा कि डॉक्टर और पुलिस को निर्देशित किया जाएगा कि वह समय समय पर हड़ताल स्थल पर जाकर हड़तालियों की सुध ले। ये लोग हड़ताल में 1 हफ्ते से और शायद डॉक्टर नहीं जाता है, डॉक्टर नहीं जाता है, तो उसी के लिए दिया है। तो मैं इनको डॉक्टर और पुलिस वाले को बताता हूँ कि समय समय में उनका जाँच करें और ज्ञापन प्राप्त कर लिया हूँ। अब मैं इनको डॉक्टर को फ़ोन करके जानकारी लेता हूँ कि आपने क्यों नहीं देखा, या एक तो मरीज गई हुई थी, उनका इलाज ठीक से क्यों नहीं किया है। ठीक। लालबर्रा के हाई स्कूल मैदान में महाकाल कप फ्लड लाइट टेनिस बॉल प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार से किया जा रहा है। लालबर्रा में पहले रात्रिकालीन इस टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर आयोजन समिति द्वारा सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। आपका परिचय? मैं देवेश गौतम। क्या तैयारियां चल रही है हाई स्कूल मैदान में भी? हमारे यहाँ पे लालबर्रा में महाकाल क्रिकेट टेनिस बॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, तो 16 तारीख से 16 दिसंबर से होने जा रहा है। इसी टूर्नामेंट की तैयारियां चल रही हैं। आज लाइट लगवाए जा रहे हैं ग्राउंड पे, जिसको देखा जा रहा है चेक करके कि प्लेयरों के लिए ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब लाइट दिखेगा या नहीं दिखेगा। क्या लग रहा है ये लालबर्रा का ऐसा पहला आयोजन है फ्लड नाइट टूर्नामेंट का, क्या प्रतिसाद मिल रहा है लोगों का? जब से हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तब से तो पहले ही है,
जी, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? लोग क्या बातें कर बहुत रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं, सबका सहयोग मिल रहा है। लालबर्रा में पूरे क्षेत्र में बहुत चर्चा है क्योंकि ये क्षेत्र का पहला आयोजन। लालबर्रा के बैल बाजार में गुरुवार को 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस मारपीट की घटना में 6 लोगों को चोट आई है, जिनमें से 2 लोगों को बालाघाट जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। घायल लोगों में एक पक्ष के देवेंद्र अवधिया और तूफान गुप्ता हैं। इन दोनों को लालबर्रा के अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं दूसरे पक्ष के घायलों में सलीम रंगरेज और उनके 3 पुत्र इरफान, शहजाद और इकबाल शामिल हैं। लालबर्रा थाने में एक पक्ष के देवेंद्र अवधिया की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि गुरुवार की शाम करीब 4:30 बजे जब वह बैल बाजार में खड़े थे, तभी शहजाद रंगरेज ने आकर उनसे शराब पीने के लिए रुपए मांगे। रुपए नहीं देने पर 4 लोगों ने उनसे मारपीट की, जिससे देवेंद्र अवधिया के सिर पर गंभीर चोट आई है। वहीं तूफान गुप्ता भी घायल हुआ। श्री अवधिया भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं। इधर दूसरे पक्ष के सलीम रंगरेज ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि चिट्ठी काटने की बात को लेकर तूफान गुप्ता, संतोष लालू और सुमित गुप्ता ने मिलकर उन्हें और उनके 3 पुत्रों से मारपीट की है। ये चारों सलीम, इरफान, शहजाद और इकबाल लालबर्रा के अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम तुमाड़ी में गुरुवार को चिराग जलाते समय एक 12 वर्षीय नाबालिग बालिका आग से झुलस गई। बताया गया है कि तुमाड़ी निवासी संतोष राहंगडाले ने 12 वर्षीय बेटी प्राक्षी राहंगडाले से चिराग जलाने कहा। इस पर जब वह चिराग जला रही थी तभी आग से झुलस गई। उसे सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। सर, आपका परिचय? संतोष राहंगडाले, तुमाड़ी वार्ड नंबर 3। कैसे क्या घटना हो गई और क्या घटना है? क्या हुआ, हमने धान लाए गहा कर, तो बोरे की सिलाई कर रहा था मैं, तो बोरे की सुतलियों को मतलब नायलॉन की थी, उनको पिघलाने के लिए बच्ची के द्वारा मैंने चिराग प्लस माचिस मंगाया। तो बच्ची उधर अंगार जल रहा था पीछे चूल्हे में, तो अंगार जलाने चिराग जलाने के लिए जैसे बैठी तो उस बीच में क्या है अंगार उसको लग गई। तो उसने पीछे हल्ला की, उधर सामने नहीं आई, वो ऐसे पीछे दौड़ते हुए गई। तो उसका जब आवाज़ सुनाई आया तो मैं दौड़ कर गया। जब तक अंगार बहुत लग गई थी तो बच्ची तो कुछ नहीं संभला, तो पीछे टब में पानी रखा था तो वहाँ पर बैठ गई। मैं भी गया, मुझे भी कुछ नहीं समझ में आया, तो मैं भी पानी से अंगार बुझाया। बस ये घटना। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम नांदगांव में 14 दिसंबर को एक नव विवाहिता द्वारा कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया गया। महिला रीता मड़ावी की तबीयत बिगड़ने पर उसे वारासिवनी के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। सर, आपका परिचय? जी, मैं अशोक कुमार मड़ावी, नांदगांव। कहाँ रहते हो? नांदगांव। नांदगांव। कैसे क्या जहर खा लिया? मेरे हमारे भाई गए कि कॉल करके बताए। कब खाए, कितने बजे की घटना? ये मुझे सर करीब 12:30 बजे बताए। 12:30 बजे बताया। आप कितने बजे लेके आए? 1:30-2 बजता। कोई विवाद? नहीं सर, मैं तो गाँव गया था मौसी की, कल 4 बजे। तो आपको बताया क्या इन्होंने? जी। कितने साल हो गए शादी हुए? 1 वर्ष। 1 वर्ष हो गया। कोई विवाद नहीं था। प्रदेश शासन द्वारा जल संरक्षण अभियान को बढ़ावा देने अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन वारासिवनी नगर से गुजरी बड़ी नहर देखकर लगता है कि इस तहसील के अधिकारियों का जल संरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि वर्तमान में इस नहर में बहाव युक्त पानी नहीं होने से पूरी नहर में गंदगी का अंबार हो गया है। कुछ दिन बाद जब इस नहर में पानी छोड़ा जाएगा तब यह पूरी गंदगी किसानों के खेतों में पानी के साथ जाएगी और फसलों को दूषित करेगी। वार्ड पार्षद संतोष शिव ने यहां से गंदगी हटाकर नहर को साफ सुथरा किए जाने की मांग की है। इस मामले में जल संसाधन विभाग के एसडीओ JS मरावी से दूरभाष पर चर्चा का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। वहीं वारासिवनी नगर पालिका के CMO निशांत सिंह ठाकुर ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान कहा कि नगर की साफ सफाई कराई जाएगी और कचरा डालने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। देखिए, नहर में जो कचरा और जो गंदा पानी, इसकी वजह से खेतों में जो पानी जाता है उससे फसल बर्बाद हो रही है। और हम लोगों ने इरिगेशन विभाग को आवेदन दिया कि आप इस नहर की साफ़ सफाई
करवाइए। इस पे कोई प्रतिक्रिया उन लोगों ने अभी तक नहीं किया। अभी हम लोग और जाने वाले हैं पूरा अमला लेके एरिक्शन में। क्या परेशानी आती है? परेशानियाँ ये है लोगों को, परेशानियाँ है कि जो वार्ड वासियों को तो जो है ये है कि भाई जो गंदापन है इससे बीमारियाँ आए दिन होने लगी है, सांप कीटूर, और जो यहाँ से जो पानी जाता है नहरों से तो किसानों को भी तकलीफ होती है। उनके खेतों में पानी जाता है गंदा पानी, तो उससे फसल जो है फसल पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि इरिगेशन विभाग इस पे विशेष ध्यान दे के इसकी सफाई करवा ले। परसवाड़ा पुलिस ने ग्राम ढीपुर के जंगल में फांसी पर लटकी हुई एक व्यक्ति की लाश बरामद की है। मृतक 60 वर्षीय चरणलाल मरावी बताया गया है, जो 1 सप्ताह से लापता था। बताया गया है कि चरणलाल मरावी मानसिक रूप से अस्वस्थ था, जो शराब पीने का आदी था। सालेटेकरी पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम कचनारी से पिछले माह से लापता छात्र को महाराष्ट्र राज्य से दस्तयाब कर लिया गया है। यह 15 वर्षीय छात्र योगेश मेश्राम बैहर के उत्कृष्ट विद्यालय में 9वीं में पढ़ता है और वहीं के हॉस्टल में रहता है। यह बालक 3 नवंबर को अपने गांव के पास मेला देखने आया और 8 नवंबर को हॉस्टल जाने घर से निकला, लेकिन हॉस्टल नहीं पहुंचा। परिजनों द्वारा रिपोर्ट लिखवाने पर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से इस बालक को अहमदनगर के पास ग्राम खरौदी से दस्तयाब किया और जरूरी कार्रवाई के बाद छात्र को उसके माता पिता के सुपुर्द कर दिया गया। परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम बरिया के नरवारी टोला निवासी एक व्यक्ति कालीराम मरावी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। इस 55 वर्षीय व्यक्ति की लाश जंगल स्थित खेत के कीचड़ से बरामद की गई। जानकारी के अनुसार कालीराम अकेला रहता है। उसकी 3 बेटियों की शादी हो चुकी है। आदतन शराबी कालीराम अपने गांव के लकड़ी के डिपो में काम करने गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। 14 दिसंबर को उसकी लाश खेत के कीचड़ में पाई गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगर के हृदय स्थल पर स्थित शिव साई मंदिर में आयोजित वार्षिक उत्सव के अंतिम दिन गुरुवार को विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में साईं भक्तों ने हिस्सा लेकर साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। सबसे पहले पूरी विधि विधान से महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने पूर्ण आहुति डालकर पुण्य लाभ अर्जित किया। इसके बाद साईं बाबा की विशेष आरती विधि विधान से कर साईं बाबा को 56 भोग लगाया गया। इसके बाद महाभंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें कि साईं बाबा की मूर्ति की स्थापना की वर्षगांठ पर साईं मंदिर ट्रस्ट के द्वारा हर साल धूमधाम से साईं बाबा का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष 11वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन के पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। वहीं दूसरे दिन साईं बाबा की विशेष पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं अंतिम दिन साईं बाबा को 56 भोग अर्पित किए गए। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में साईंनाथ के भक्त शामिल हुए।
आपको बता दें कि वार्षिक उत्सव के दौरान मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। वहीं यज्ञ के लिए कुशा का मंडप भी बनाया गया है। यहाँ सभी धार्मिक अनुष्ठान साईं धाम शिरडी से पधारे पुरोहितों के दल के मार्गदर्शन में किए गए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में 7000 से अधिक फर्जी बीपीएल कार्डधारी धीमी रफ्तार से काटे जा रहे नाम। कई पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा योजना का लाभ। भूख हड़ताल पर बैठी एक आंगनवाड़ी सहायिका हुई बेहोश। अस्पताल पहुंचाने नहीं पहुंची पुलिस, ड्यूटी डॉक्टर ने भी नहीं दिया रिस्पॉन्स। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में भारी रोष। वारासिवनी की बड़ी नहर में गंदगी का अंबार, जल संरक्षण को भूले अधिकारी। एक सप्ताह से लापता व्यक्ति की फांसी पर लटकी मिली लाश। और साईनाथ को लगाया गया 56 भोग। हजारों भक्तों ने ग्रहण किया महाप्रसाद। 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का समापन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगली न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।